हेलो एवरीवन, सोशल इश्यूज़ पर आज हमारा 8th वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया है कि हमारे इन सभी टॉपिक्स के पीडीएफ आपको पीजीए के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से लोड कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पोस एक्ट, POSH, पोस एक्ट 2013, एक्ट नंबर 14 ऑफ 2013। ओके, इसको इनेक्टमेंट किया गया था 22 अप्रैल 2013 को और इसका इन्फोर्समेंट किया गया था 9 दिसंबर 2013। जैसा कि आप लोगों को नाम से पता ही लग रहा होगा कि इसका ऑब्जेक्ट था प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ओके, इसी से रिलेटेड एक कन्वेंशन हुई थी, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इंडिया ने इस कन्वेंशन पर कब साइन किया था? 25 जून 1993। ओके, तो इस एक्ट को बनाने के दो बेस थे। एक तो पहली ये कन्वेंशन जो हुई थी, इसीलिए दूसरा एक केस आया था, एक वेल नोन केस है, विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट ने इस एक्ट को इन्फोर्स किया। ओके, इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दे रखी हैं, हम लोग उन पर नजर डालेंगे। इसी एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज ए आपको एग्रीव्ड वुमेन को डिफाइन करता है। एग्रीव्ड वुमेन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कौन होंगी? पहली वर्किंग वुमेन, दूसरी विजिटिंग वुमेन। ओके, वर्किंग वुमेन, वुमेन जो कहीं भी वर्क कर रही हूँ, अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक वर्कर हैं, डेली वेजेस पर वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर वर्कर हैं, या कोई भी अगर ट्रेनिंग पीरियड पर भी अगर वर्किंग वुमेन है, तो वो भी इसी एक्ट से प्रोटेक्ट की जा रही है। ओके, सेकेंड है आपकी विजिटिंग वुमेन। मान लीजिए अगर कहीं भी कोई भी वुमेन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करती हैं, वो वहाँ वर्क नहीं करती हैं, वहाँ के मेंबर नहीं है, बस वहाँ विजिट करती हैं, और वहाँ पर अगर उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है तो वो भी इसी एक्ट में कवर होंगी। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सेक्शन 2 सब क्लॉज ई, डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर जस्ट लाइक जो हमारे यहाँ घर पर मेड्स वर्क करती हैं, उनको इसमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, डोमेस्टिक वर्कर जो एम्प्लॉयड होंगी हाउस होल्ड वर्क में फॉर रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मतलब कोई भी सैलरी, चाहे वो कैश में हो या वो किसी भी तरीके की हो, उस पर अगर कोई भी व्यक्ति वर्क करता है घर पर तो उसको डोमेस्टिक वर्कर कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारी एम्प्लॉय 2F। सेक्शन 2F एम्प्लॉय वर्ड को डिफाइन करता है। एम्प्लॉय जो किसी भी वर्क प्लेस पर वर्क करते हैं, चाहे वो रेगुलर हो, टेम्परेरी हो, एडॉक हो या डेली बेस पर हो। ओके, इन चारों पर, चाहे वो रेगुलर वर्क कर रहे हो या टेम्परेरी बेस पर वर्क कर रहे हो या एडॉक बेस पर वर्क कर रहे हो या डेली बेस पर वर्क कर रहे हो, वो एम्प्लॉय में आएंगे। एम्प्लॉय और डोमेस्टिक वर्क में ये डिफरेंस होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वुमेन घर पर वर्क कर रही है तो डोमेस्टिक वर्कर कहा जाएगा, और ये अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही है, किसी घर के अलावा किसी भी वर्क प्लेस पर वर्क कर रही है, तो उसको एम्प्लॉय कहा जाएगा। ओके, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो मैंने आपको डोमेस्टिक वर्कर बताए हैं उनमें रिन्यूमरेशन मतलब उनकी सैलरी होनी चाहिए, बट एम्प्लॉय सैलरी पर वर्क कर सकते हैं और सैलरी पर ना भी वर्क कर सकते हो। कोई भी वॉलंटियर है, अगर वो वर्क कर रहा है किसी वर्क प्लेस पर, वर्क कर रही है, अगर उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो भी इसी एम्प्लॉय शब्द के अंदर आएंगी। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन हो सकता है? तो सेक्शन 2 सब क्लॉज जी एम्प्लॉयर वर्ड को डिफाइन करता है। एम्प्लॉयर किसी भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को जो मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, या किसी भी वर्क प्लेस को जो व्यक्ति मैनेजमेंट कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, वो एम्प्लॉयर होगा। ओके, या किसी घर पर जो व्यक्ति उसको मैनेज कर रहा है तो वो एम्प्लॉयर होगा। मान लीजिए अगर किसी के घर पर कोई भी वुमेन है, वो उस घर को मैनेज कर रही हैं, तो वो एम्प्लॉयर होंगी, और जो वहां वर्क कर रही हैं वो एम्प्लॉय या डोमेस्टिक वर्कर होंगी। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इंटरनल कमेटी 2H। इंटरनल कमेटी का मतलब है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ओके, जो सेक्शन 4 में डिफाइन की गई है। ओके, तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का मतलब है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 10+ मेंबर्स वर्क करते हैं, ये 10+ मेंबर्स शायद कहीं लिखा नहीं है, बस मुझे कहीं पढ़ने को मिला था इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर 10+ मेंबर्स वर्क करते हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कह सकते हैं,
वहाँ पर एक एम्प्लॉयर जो भी है वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करेगा। ये ड्यूटी है एम्प्लॉयर की, ओके, वो करेगा, जिसमें कितने मेंबर्स होंगे, कौन उसका चेयरपर्सन होगा, हम लोग आगे उसकी बात करेंगे। तो वही इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रेस्पोंडेंट, जो सेक्शन 2M में डिफाइन की गई है। वह पर्सन जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट की गई है वह रेस्पोंडेंट होगा, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्शन 2N में इसको डिफाइन किया गया है। जो पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं ठीक यही पॉइंट्स आपके विशाखा केस में दिए गए थे, जो 1997 में आया था। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, उसमें जो डिफाइन किया था सेक्सुअल हैरेसमेंट को, वही पॉइंट्स पार्लियामेंट ने यहाँ पर रखे हैं, ओके। कौन से? फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांसेस, डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी या एनी अदर अनवेलकम्ड फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट, ओके। सभी तरीके के कंडक्ट इसमें कवर किए गए हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वर्क प्लेस। तो जो जो जगह मैंने आपको एम्प्लॉयर में बताई थी वही सभी जगह वर्क प्लेस होंगी, ओके। और कुछ ऐड कर दिए गई हैं कि वर्क प्लेस और क्या क्या हो सकते हैं। हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट्स, कोई भी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट्स है, मान लीजिए कोई भी ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है या कोई भी स्टेडियम है, तो वो भी इसी में काउंट होगा, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सेक्शन 2P। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वो होंगे जहां नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10 से कम होंगे, ओके। 10 से कम अगर कहीं भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होंगे। या वह प्लेस जहां सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वर्क करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप मान सकते हैं कि जो भी लेबर्स होते हैं डेली वेजेस पर, वो सभी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो उन सभी को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रखा गया है। सेक्शन 3 इसमें यह बताता है कि जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा वर्क प्लेस पर, वो किन कारणों से नहीं होना चाहिए। पहला है प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट। यदि किसी वुमेन को ये लालच दिया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है कि अगर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में अगर वो सहयोग प्रदान करेंगी तो उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मतलब उनको आगे प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, या तो उनके साथ एक हानिकारक व्यवहार किया जाएगा, उन्हें इस चीज का डर दिखाया जाता है। या प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यदि वो सपोर्ट नहीं करेंगी तो उनको जॉब से हटा दिया जाएगा। या किसी भी तरीके का ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट, अपमानजनक व्यवहार किया जाता है अगर उनके साथ, तो ये सभी सेक्सुअल हैरेसमेंट में काउंट होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कंप्लेंट कमेटी। कमेटीज दो तरीके की होंगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो सेक्शन 4 में डिफाइन की गई हैं, और नेक्स्ट है लोकल कंप्लेंट कमेटी जो सेक्शन 5 में बताए गए, ओके। तो पहले हम लोग बात करते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में, जिसमें जहां पर 10 एम्प्लॉयज होंगे, ओके। इस कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे? 10, जिसकी चेयरपर्सन होंगी वो सीनियर मोस्ट वुमेन जो भी होंगी वहां पर, वो इस कमेटी की चेयरपर्सन होंगी, ओके। और भी इसमें पॉइंट्स हैं, ये रहा आपका पॉइंट कि जो इसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो एम्प्लॉयड सीनियर मोस्ट प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो इसकी मेंबर होंगी, ओके। और मान लीजिए अगर इसमें 7 मेंबर्स हैं तो जो मोर देन हाफ मतलब 4 मेंबर्स इसके वो वुमेन होने चाहिए इस कमेटी के, ओके। नेक्स्ट है इस कमेटी का जो टेन्योर होगा, जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस कमेटी का टेन्योर होगा वो 3 इयर्स होगा, ओके। नेक्स्ट है इस रिमूवल, ये जो मेंबर्स हैं इनको कैसे रिमूव किया जाएगा। यदि 3 इयर्स से पहले अगर किसी भी मेंबर को रिमूव करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि यदि उस मेंबर ने सेक्शन 16 में दी हुई कंडीशंस का उल्लंघन किया हो। सेक्शन 16 में कंडीशंस दी गई हैं कि किसी भी कंप्लेंट का जो कमेटी के सामने आएगी उसका पब्लिकेशन नहीं किया जाएगा, ओके। किसी भी सोशल मीडिया से या किसी भी अदर मीन्स से उस कंप्लेंट का पब्लिकेशन नहीं किया जाएगा। यदि उस मेंबर ने इसका पब्लिकेशन कर दिया है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है यदि उस मेंबर के खिलाफ ही किसी वुमेन के सेक्सुअल असॉल्ट का केस चल रहा हो तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा, या उस मेंबर को किसी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में दोषी पाया जाता है तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारी लोकल कंप्लेंट कमेटी। लोकल कंप्लेंट कमेटी सेक्शन 5 में डिफाइन की गई है।
सीधे समझिए कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। ओके, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, उनकी कंप्लेंट कहाँ लिखी जाएगी? तो उनकी कंप्लेंट्स लोकल कंप्लेंट कमेटी में लिखी जाएंगी। लोकल कंप्लेंट कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में एक होती है। ओके, तो ये डिस्ट्रिक्ट में होती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं। ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहा है मैंने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं कहा है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन हो सकते हैं? या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, या कलेक्टर हो सकते हैं, या एडिशनल कलेक्टर हो सकते हैं। ओके, यही 4 लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो सकते हैं। ओके, तो एक कमेटी बनाई जाएगी जिसको सुपरवाइज करेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। यही सेक्शन 5 में बताया गया है। ठीक, इस कमेटी में 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर वुमेन होनी चाहिए। सेक्शन 9 जो कि इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसमें यह बताया गया है कि कंप्लेंट कैसे की जाएगी। ओके, तो कोई भी जो एग्रीव्ड वुमेन है वो रिटन में कंप्लेंट करेंगी। किसके सामने? इंटरनल कमेटी के सामने या लोकल कमेटी के सामने। कितने डेज के अंदर? तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर उनको कंप्लेंट करनी होगी। ठीक, डेट ऑफ द इंसिडेंट से। ओके, नेक्स्ट है कि कोई भी वुमेन या कोई भी वुमेन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या मेंटली इनकैपेबल है या किसी भी डेथ की किसी भी कारण की वजह से, जैसे डेथ है या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कंप्लेंट नहीं कर पा रही है, तो फिर उसके बिहाफ पर कौन कंप्लेंट करेगा? तो फिर उसके बिहाफ पर लीगल हायर जो होगा उनका, वो कंप्लेंट करेगा। ओके, सेक्शन 10 इसमें बताता है कि यदि किसी कंप्लेंट को वापस लेना हो, जो एग्रीव्ड वुमेन है उसने कोई भी कंप्लेंट की है और उसको वो वापस लेनी है, तो सेक्शन 10 उसका प्रोविजन देता है कॉन्सिलिएशन का। कॉन्सिलिएशन किसके रिक्वेस्ट पर होगा? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एग्रीव्ड वुमेन। सेकेंड है, जो कॉन्सिलिएशन होगा, कॉन्सिलिएशन का ग्राउंड कभी भी इकोनॉमिकल नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा कि कॉन्सिलिएशन का ग्राउंड इकोनॉमिकल नहीं होना चाहिए, और कॉन्सिलिएशन की जो रिपोर्ट होगी वो अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है तो एम्प्लॉयर को बना कर देगी, और यदि लोकल कंप्लेंट कमेटी है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिपोर्ट भेजेंगी। ओके, नेक्स्ट है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। मान लीजिए अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा है जिस पर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो उस कंप्लेंट पर इंक्वायरी होगी सेक्शन 11 के अंतर्गत, और इस इंक्वायरी को जो भी कमेटी है वो 7 दिनों के अंदर अंदर किसको भेजेगी? पुलिस ऑफिसर को भेजेगी, और पुलिस ऑफिसर को ये इंस्ट्रक्ट करेगी कि सेक्शन 509 आईपीसी के अंदर रेस्पोंडेंट को दोषी ठहराया जाए। नेक्स्ट है, जो भी कमेटी है वो कैसी पावर को यूज करेगी? तो वो उसके पास जो भी है वो सिविल कोर्ट की, जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती हैं वही पावर सेम उस कमेटी के पास होंगी। ओके, नेक्स्ट है एक्शन ड्यूरिंग इंक्वायरी। मान लीजिए कोई भी इंक्वायरी चल रही है तो उस टाइम उस एग्रीव्ड वुमेन के पास क्या क्या राइट होंगे? तो पहली चीज, वो एग्रीव्ड वुमेन के पास राइट होगा ट्रांसफर का। यदि वो चाहे तो अपना या रेस्पोंडेंट का ट्रांसफर करा सकती हैं। ओके, सेकेंड राइट है उनके पास 3 मंथ्स की लीव ले सकती हैं। ये लीव क्या उनके जो जॉब में लीव होती है उसमें काउंट होगी? तो जी नहीं, ये एक्स्ट्रा लीव होगी। थर्ड राइट है उनके पास कि किसी भी तरीके की अदर रेमेडीज वो क्लेम कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपका कि यदि कोई भी एलिगेशन जो रेस्पोंडेंट के खिलाफ किया गया है यदि वो प्रूव नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये ऑर्डर करेगा कि कोई भी एक्शन रेस्पोंडेंट के खिलाफ नहीं लिया जाएगा। सेक्शन 15 कंपनसेशन प्रोवाइड करता है।
अब वापस हम लोग आते हैं कि मान लीजिए अगर कोई भी फॉल्स या मैलिशियस कंप्लेंट की जाती है किसी वुमेन के द्वारा, तो उस वुमेन के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? तो उस वुमेन के अगेंस्ट जो सर्विस रूल होगी उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। ओके, सर्विस रूल के हिसाब से उस वुमेन की सर्विस को टर्मिनेट भी किया जा सकता है, उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, या किसी भी अदर जो भी सर्विस रूल्स हैं उनके खिलाफ पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। सेक्शन 17 मैंने आपको बताया कि सेक्शन 16 जो है वो पब्लिकेशन को रोकती है। सेक्शन 17 यदि कोई भी पब्लिकेशन किया जाता है तो उसकी जो पेनल्टी होगी वो सर्विस रूल्स के हिसाब से होगी। ओके, सेक्शन 26 यहां पर ऑब्लिगेशन करता है एम्प्लॉयर पर कि यदि एम्प्लॉयर फेल होता है किसी भी इंटरनल कमेटी को गठित करने में, तो या किसी भी ये जो एक्शन है सेक्शन 13, सेक्शन 14 या सेक्शन 22 में जो एक्शंस उससे कहे गए लेने के लिए, अगर वो लेने से फेल होता है तो उसको जो फाइन है वो 50,000 रुपीज का फाइन लगाया जाएगा पहली बार में। अगर यदि वो पहला अटेम्प्ट है तो 50,000 रुपीज, यदि इसके बाद वो फिर से ऐसे ऑफेंस करता है तो 1 लाख रुपीज तक का फाइन लगाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉग्निजेंस कौन लेगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो ऑफेंस होंगे इन पर कॉग्निजेंस जेएमएफसी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लेंगे। ओके, ये ऑफेंस कैसा होगा? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। मेंस के लिए आपका एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर क्या होंगी। सेक्शन 19 आपके एम्प्लॉयर की ड्यूटीज बताता है। क्या ड्यूटी होंगी? सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट ड्यूटी है कि उसका जो नोटिस बोर्ड है वहां पर पेनल कॉन्सिक्वेंसेस लगाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल हरेसमेंट करता है वुमेन के साथ तो उस पर क्या पेनल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो उसको वहां लगाएगा। नेक्स्ट है अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएगा। नेक्स्ट इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी में सहयोग करेगा। नेक्स्ट है जो भी रेस्पोंडेंट है और जो भी विटनेसेस हैं उनका इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी के समक्ष अटेंडेंस को सिक्योर करेगा। नेक्स्ट है जो वुमेन है जिसके खिलाफ ये ऑफेंस हुआ है उसको सहायता देगा। कैसे सहायता देगा? कोई भी कंप्लेंट लॉन्च कराने के लिए या किसी भी अदर तरीके की लीगल हेल्प प्रोवाइड कराएगा। इसमें 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आप लोग इस पीडीएफ से जरूर पढ़ लेंगे। पहला केस है मेधा कोतवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 और सेकंड केस है सीमा लेप्चा वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम 2013। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं, आप लोग इनको पढ़ लेंगे। ओके, आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।